शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। प्यारे बच्चों और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम उन महान आत्माओं, उन महान व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए अपने देश, अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी। आज ही के दिन इन तीनों साथियों ने मिलकर बिल्कुल मुस्कुराते हुए, गाते हुए, हंसते हुए जो है ये फांसी पर चढ़ गए थे और अपने देश के लिए इन्होंने अपनी जान न्यौछावर करते हुए एक नया इतिहास रच दिया था। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह जी की, तो इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। इनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी और माताजी विद्यावती जी थी। इनका जन्म उस इलाके में हुआ था जो आज के समय में पाकिस्तान में है। इनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी भी शुरू से जो है देशभक्ति विचारधारा से प्रभावित थे। देशभक्ति, कोई भी आज़ादी के जो आंदोलन होते थे उसमें ये सुचारू रूप से भाग लेते रहते थे। इसीलिए इनका प्रभाव उनके पुत्र, उनके बेटे भगत सिंह जी पर भी था और इसी कारण भगत सिंह जी पर भी बचपन से ही आज़ादी का रंग चढ़ा हुआ था। लेकिन ये रंग और गाढ़ा हो गया कब? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग में किस प्रकार जनरल डायर के कहने पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने किस प्रकार बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस समय के अंग्रेजी अखबार के अनुसार तो ये कहा गया था कि 300-400 लोग मरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हजारों लोग जो है इसमें मारे गए थे, हजारों लोग इसमें घायल हुए थे। और वो लोग कर क्या रहे थे वहाँ? वो लोग वहाँ पर बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, लेकिन उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और इस घटना ने भगत सिंह जी को झंझोड़ के रख दिया। और तब उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर वो पूर्ण रूप से एक आज़ादी के, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पर निकल पड़े। और अपने इसी रास्ते पर 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो अहिंसावादी थे और ये आंदोलन हिंसक रूप ले रहा था। लेकिन जो भगत सिंह जी है वो उनसे विचारधारा में थोड़े अलग थे। वो सशस्त्र क्रांति में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें शस्त्र उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को अपने तरीके से सुचारू रूप से चालू रखा। अलग अलग जगह पर जो है उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया अपने तरीके से, लेकिन गांधी जी द्वारा यह आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। आगे चलकर उन्होंने पढ़ाई दोबारा शुरू की और 1923 में वो लाहौर जाकर उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ पर कि उनकी मुलाकात सुखदेव जी से हुई, जो कि उनके बहुत ही अच्छे मित्र बने। भगत सिंह जी लेनिन से प्रभावित थे। अब लेनिन कौन थे? लेनिन थे रशिया के, रूस के एक क्रांतिकारी, ओके, जो कि रूसी क्रांति में जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो भगत सिंह जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो एक नास्तिक विचारधारा के व्यक्ति थे। भगत सिंह जी स्वयं नास्तिक थे। नास्तिक कौन होते हैं? जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते। अपने इस आज़ादी अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा का निर्माण किया गया और आगे चलकर स्वयं उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बनाई गई पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया और ये उन्होंने ज्वाइन की 1928 में। 1928 में ही, अगर आपको पता होगा, साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में किया गया था। भगत सिंह जी ने भी इस साइमन कमीशन का विरोध किया, आंदोलन में भाग लिया, परंतु इस विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ इसके कारण उन्हें गहरी चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु से, क्योंकि जो भगत सिंह जी थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, तो उनकी मृत्यु से भगत सिंह जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो उनकी हत्या के जो जिम्मेदार ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट, उनको मारने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने पूरी प्लानिंग की, लेकिन हुआ क्या? ऑफिसर स्कॉट की जगह उन्होंने किसी दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर, जिनका नाम था जॉन सॉन्डर्स, उनको जो है उन्होंने मार दिया। और तब अपने आप को बचाने के लिए उन्हें लाहौर छोड़कर, अपना वेश बदलकर उन्हें लाहौर छोड़कर जाना पड़ा।
वहाँ से जाने के बाद 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है, उन्होंने एक बॉम्ब फेंका। अब उस बॉम्ब फेंकने का कारण क्या था? उस बॉम्ब फेंकने का कारण था 2 बिल जो कि अंग्रेजी हुकूमत पास करना चाहती थी। दैट वाज पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दोनों बिल अगर पास हो जाते तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश भारतीयों पर शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, वो और ज़्यादा बढ़ जाते। इससे उनकी जो पावर्स थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसके विरोध में जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। और इस बम हत्याकांड के बाद वो वहाँ से भागे नहीं, वो वहीं पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और उन दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। और वहाँ पर उन्हें के लिए उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। और करीब गिरफ्तार होने के 1.5 साल बाद 7 अक्टूबर 1930 में उन्होंने, जो अभी मैंने आपको बताया था, जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी लाहौर में लाला लाजपत राय जी का बदला लेने के लिए, वो केस भी उन पर आया। और 7 अक्टूबर को उस केस का फैसला आया, जिसमें 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह जी के साथ सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और दिन मुकम्मल किया गया कौन सा? 24 मार्च 1931। तो 24 मार्च के दिन जो है भगत सिंह जी को उनके साथियों के साथ फांसी की सज़ा देने का फैसला लिया गया। जब वो जेल में थे, उन्होंने जेल में बहुत सारी अपनी किताबें पढ़ी। अपने तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहाँ पर उन्होंने आमरण अनशन भी किया। और उनके इस आमरण अनशन में ना सिर्फ बाकी कैदियों ने, बल्कि जेल के बाहर भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग एरियाज़ में लोगों ने उनका साथ दिया। और इसी में आगे बढ़ते हुए, मतलब ये जो उनका आमरण अनशन था और लोगों का रोष था, इतना ज़्यादा फैल चुका था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इतना डर चुके थे कि वो एक दिन पहले ही उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी देने का फैसला किया। मैंने अभी आपको बताया कि उनको फांसी दी जानी थी 24 मार्च को, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उनको 24 मार्च को फांसी दी गई तो सुबह सुबह सब लोग जेल के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे। शायद उनके क्रोध को, उस भीड़ को कंट्रोल करना, लोगों के उस रोष को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि एक दिन पहले ही, यानी कि 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी जाए। तो शाम के समय करीब 7 बजे के बाद जब कोई ब्रिटिश ऑफिसर भगत सिंह जी के पास कहने गए कि तुम्हारी फांसी का समय हो गया है, तो भगत सिंह जी मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उस समय वो अपनी एक मनपसंद किताब पढ़ रहे थे। तो उनके ऐसा कहने पर कि तुम्हारी फांसी का समय हो गया है, तो भगत सिंह जी ने कहा कि मैं जाने से पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से तो मिलने दो। और वो क्रांतिकारी थे जिनसे वो खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेनिन। तो उस समय वो लेनिन की ही किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो किताब पढ़ी और उसके बाद उस किताब को ऊपर की तरफ उछाल दिया और हंसते मुस्कुराते हुए अपने दोनों साथियों के साथ अपने अंजाम की ओर आगे बढ़ चले। हंसते हुए उन तीनों देशभक्तों ने फांसी को चूम लिया और करीब शाम 7:33 पर 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। और इस प्रकार इन तीनों महान व्यक्तियों ने, इन तीनों महान देशभक्तों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ऐसा कहा जाता है कि फांसी की सज़ा देने के बाद भी करीब 1 घंटे तक उनका जो पार्थिव शरीर था वो फांसी पर लटका रहा, उन्हें वहाँ से उतारा नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स इतने डरे हुए थे कि वो एक भी ऐसा वो गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो बच जाएं। तो उन 1 घंटे तक जो है उनका पार्थिव शरीर वहीं पर लटका रहा। 1 घंटे के बाद उन्हें उतारा गया। लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा होने लगा था कि उनको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो लोग जेल के बाहर इकट्ठे हो गए थे। और उनसे बचने के लिए अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो अगर इनके पार्थिव शरीर को बाहर लेकर जाएंगे तो लोगों के रोष को वो संभाल नहीं पाएंगे, वो जो गुस्सा लोगों का भड़केगा उसको वो संभाल नहीं पाएंगे। तो वो पिछले रास्ते से उनके पार्थिव शरीर को बाहर लेकर गए। लेकिन कैसे?
शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि उनके पार्थिव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, उनको एक बोरे में भरकर पिछले रास्ते से बाहर ले जाया गया, ट्रक में डाला गया और सतलुज नदी के किनारे ले जाकर उस पर कैरोसिन ऑयल डाल के, तेल डालकर उनका अच्छे तरीके से संस्कार नहीं किया। उन टुकड़ों को भी उन्होंने अच्छे तरीके से संस्कार नहीं किया। वहाँ पर तेल डालकर उनको जलाया गया। और जब आग की लपटें उठी तो आसपास के गांव में जो कुछ लोग थे, उन्होंने उन आग की लपटों को देखा तो कहीं ना कहीं लोगों को अंदाज़ा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत है। तो लोग उन आग की लपटों की तरफ उसी दिशा में आगे बढ़ चले और लोगों की भीड़ देखकर वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ पर उस समय मौजूद थे, उन्होंने उन अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में ही आगे बहाकर और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे, कौन, जो लोग उन आग, वो देशभक्त, वो लोग जो आग की लपटों को देखकर वहाँ पर आए थे, जब वो वहाँ पहुँचे, उन जितने टुकड़े उनके हाथ लगे वो उन्होंने इकट्ठे किए, बाहर निकाले। कुछ समय के बाद, क्योंकि हम सब जानते हैं गीले टुकड़ों को जलाना आसान नहीं है, तो उन टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद एक प्रॉपर रीति रिवाज के साथ जिस प्रकार अंतिम संस्कार किया जाता है, इस प्रकार जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार इन तीनों महान आत्माओं की शहादत देश में, इनकी शहादत ने कई और भगत सिंह को पैदा किया, क्योंकि उनकी ये शहादत ना सिर्फ उस समय बल्कि आज के समय में भी हम सब के दिलों में ज़िंदा है। हम सब के दिलों में आज भी भगत सिंह जी जिंदा है। इसलिए आज शहीदी दिवस पर मैं उन शहीदों की पुण्यतिथि पर मैं स्वयं और आप सबकी तरफ से उनको शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।